everyone. In our last video of controlling, we had completed till advantages of controlling. Now in this part, we will be learning limitations of controlling. कंट्रोलिंग जितना इफ़ेक्टिव है, कंट्रोलिंग से जितना बेनिफिट हमें मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतनी कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. उसमें से फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. जो कंट्रोलिंग पूरा है उसका मेन मोटिव ही ये है कि हमें एक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड फिक्स करना है जिससे कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस तक लाकर इम्प्रूव कर सकें और ऑप्टिमम रिज़ल्ट दें. मगर कभी कभी हम जो वो लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो हम उतना अचीवेबल बनाते ही नहीं हैं. मतलब हम कभी कभी उसे इतना हायर बना देते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं पाते हैं, और कभी कभी हम उसे इतना लो रख देते हैं कि हर एक एम्प्लॉय उससे ज़्यादा उठ जाता है. तो जो हमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए वो एक ऐसा रखना चाहिए स्टेबल कि वो ऑब्जेक्टिवेबल भी हो, कंपेरेबल भी हो, अंडरस्टेबल भी हो और अचीवेबल भी हो. ओके. नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़. कभी कभी जो कंट्रोलिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि एक एक्चुअल सेट कर देना, एक डिज़ायर्ड सिचुएशन सेट कर देना. तो यही प्रॉब्लम कभी कभी एम्प्लॉयज़ को फेस करनी पड़ती है. उनको ये लगता है जो एक सेट हो गया एग्जाम्पल, जो एक रेस्ट्रिक्शन हो गया है, मतलब एक जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस उन लोगों ने सेट कर दी है वो उनके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो इससे आगे नहीं जा सकते. तो कभी कभी ये रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ को एक हर्डल का काम करता है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट इज़ कॉस्टली अफेयर. अब कंट्रोलिंग करने के लिए बहुत एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, एफर्ट्स की ज़रूरत है, जो बहुत एक कॉस्टली अफेयर माना जाता है. ये है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग. नाउ कम्स प्लानिंग कंट्रोलिंग रिलेशनशिप. मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन था और जो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, दे बोथ आर कनेक्टेड. उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा रिलेशन है. पहले तो हम मीनिंग, प्लानिंग क्या था कि हमें कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, दैट इज़ प्लानिंग. एंड कंट्रोलिंग, हमें कैसे वो काम करना है और हम किस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बेस मानकर हम उस काम को कैसे कर रहे हैं. तो ये तो हो गया मीनिंग. इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक, ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं. द कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर एज वन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द अदर फंक्शन. प्लानिंग प्लान परफॉर्मेंस आर डिटरमाइंड. प्लानिंग में क्या होता है, एक प्लान बना लिया जाता है. प्लान मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बना दी जाती है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू. तो प्लानिंग में कंट्रोलिंग का कैसे आया कि हमने एक प्लान डिसाइड कर लिया. नाउ कंट्रोलिंग में तो हमने बेस पहले से बनाकर ही रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे वर्क करेंगे. तो आप समझिए जो प्लानिंग है और जो कंट्रोलिंग है वो सेम है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. इट मीन्स the controlling function compares actual performance with the planned performance. If there is no plan, अगर desired planned performance होगी नहीं तो controlling functions नहीं हो पाएगा. The manager will not be able to know whether the actual performance is okay or not. As a result, the planning provides the base for controlling, or controlling is blind without planning. नेक्स्ट इज़ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज़ फॉरवर्ड लुकिंग. जो हमने पढ़े थे प्लानिंग के फीचर्स, उसमें क्या था, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक. मतलब वो बैकवर्ड लुकिंग भी है, हम अपने एक्सपीरियंस से देकर आगे का डिसाइड करते हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं. सेम एज इन कंट्रोलिंग. हम कंट्रोलिंग में भी एक बेस बनाने, एक प्लान्ड परफॉर्मेंस बनाने से पहले हम अपने एक्सपीरियंस देखते कि हमने लास्ट टाइम कितना अचीव कर पाए थे. दैट इज़ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फ्यूचर लुकिंग. This is planning controlling relationship and it is most important topic in this. Next is controlling process. There are 5 major steps, that is establishing standard, measuring of performance, comparing performance, analysis and taking corrective measures. इसको मैं एक example से आपको elaborate करती हूँ. ठीक है. Establishing standards. आपने 12th में 95% जो आपके प्री बोर्ड्स थे उसमें आपने कहा कि मैं बिजनेस स्टडीज़ में 95 लाने के लिए मेहनत करूँगा. आपने एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लिया. नाउ अब आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी खूब, जब आपके नंबर आए तो वो आपके 90 रह गए. आपने फिर परफॉर्मेंस को मेजर करा
कि मैंने 95 के लिए मेहनत करी थी, आपके रह 90 गए। नाउ थर्ड स्टेप इज़ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। आपने उन दोनों को कंपेयर करा कि मैं क्या क्या नहीं कर पाया, ऐसा क्यों मैं 95 अचीव नहीं कर पाया। नाउ नेक्स्ट इज़ एनालाइजिंग डेविएशंस, मतलब क्या क्या मेरे ऐसे डिसएडवांटेजेस रहे जो मैं इतनी मेहनत करके ये अचीव नहीं कर पाया। एंड लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव मेजर। अब जो आपके जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको आप कम बैक करने के लिए, उसको और अच्छे से लुकअप करने के लिए आप करेक्टिव मेजर्स देंगे, जिससे कि आगे जाके जब बोर्ड्स आएँ तो आप उसमें वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और आपके 95 आप अचीव कर लें। तो अब इसी को एक कंपनी के बेस पर लेते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लेती है कि यू ऑल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड ओनली। नाउ जब एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, जब उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि इस साल तुमने कैसे किस प्रोडक्ट के लिए कितना वर्क करा और कैसे कैसे करा। थर्ड इज़ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। अब वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि हमने तुमसे कितना काम करने को बोला था, किस वे में बोला था और तुम कैसे करके लाए। नेक्स्ट इज़ एनालाइजिंग डेविएशंस। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, अगर तुम वो एक अचीव नहीं कर पाए गोल को तो क्यों नहीं कर पाए, और अगर कर लिया तो तुमने कैसी टेक्निक्स अपनाई कि तुमने उसको गोल को अचीव कर लिया। नेक्स्ट इज़ टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। जब अगर तुम नहीं अचीव कर पा रहे हो तो उसके लिए जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो तुमको प्रमोट करेगा, मोटिवेट करेगा कि तुम कैसे क्या चीज़ अप्लाई करो कि तुम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस तक ला सको। तो वो कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेगा जिससे कि आपको यूज़फुल होगा, एम्प्लॉयज़ को यूज़फुल होंगे और वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को ग्रो अप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगी। दैट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग जब हम होती है कंट्रोलिंग तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हम देखते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, कंपनीज जो हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर यूजिंग इट। एंड मॉडर्न टेक्निक्स जो आज के मैनेजमेंट के लिए, आज का सिनेरियो है उसमें ज़्यादा उभर कर आ रही हैं। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, बजटरी कंट्रोल। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, if it enables the manager to analyze the performance of the employees by seeing while employees are working। जब employees वर्क कर रहे हैं तब employers उन पर एक वॉच रखेगा, एक हमेशा उन्हें एनालाइज करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वो उन्हें वहीं टोकेगा, उन्हें समझाएगा, उन्हें अच्छे से मेजर्स बताएगा। अगर वो कर रहे हैं तो वो कंपनी के लिए फ्रूटफुल है ही। सेकेंड इज़ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एवरेज। जो उनकी परफॉर्मेंस है उन्हें एक मैनेजर एवरेजेस की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म दैट इज़ परसेंटेज, रेशियो, बहुत केयरफुल यूज़फुल इंफॉर्मेशन के तरीके पे वो एक बना लेता है अपने रेशियोज़ को, जिससे कि वो मेजर कर सके परफॉर्मेंस की। लास्ट टाइम इस बंदे ने, इस एम्प्लॉय ने इस रेशियो के अकॉर्डिंग वर्क करा था, मतलब उसका रेशियो इतना बना था, इतना एवरेज बना था, नाउ ही इज़ वर्किंग विथ दिस एवरेज। तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी बहुत यूज़फुल है कंट्रोलिंग मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज़ बजटरी कंट्रोल। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल इन विच ऑल ऑपरेशंस आर प्लान्ड इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ बजट। इसमें हर एम्प्लॉय को एक डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस बजट बना के दे दिया जाता है कि तुम्हें इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। अगर तुमने करा तो बेनिफिशियरी है, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं है। दीज आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न टेक्निक्स। इसमें है रेशियो एनालिसिस। इट रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको एनालाइज करने के लिए रेशियो एनालिसिस यूज़ होता है। इसमें रेशियोज़ के बेसिस पे कंप्यूटेशन होती है। फर्स्ट इज़ लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियो बनता है कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टर्नओवर रेशियो, रेशियो विच आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कि किस अकॉर्डिंग कैसा कैसा वर्क हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए जाते हैं, पर्टिकुलर सेंटर्स बना दिए जाते हैं, लाइक रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर।
उनको उनके अकॉर्डिंग चारों सेंटर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे जाती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग अलग करते हैं और फिर जब कंबाइन होकर होते हैं तो उनकी पूरी कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो जब उन्हें अलग सेंटर्स में डिवाइड करके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, उनके ऊपर एक वॉच रखते हैं कि वो कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहे हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. It provides the basic yardstick for measuring whether or not invested capital has been used effectively for generating reasonable amount of return. जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी कंपनी में, वो इफ़ेक्टिवली कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट से आगे जाके या अभी फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी यूज़फुल होगा, तुम्हें रीज़नेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में मैनेजमेंट ऑडिट भी आता है कि मैनेजमेंट में जितना भी वर्क हो रहा है उसको तुम बहुत अच्छे से ऑडिट करो, मतलब उनका एक सिस्टमैटिक और ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते रहो हमेशा, उनकी प्रेजेंट और पोटेंशियल एफिशिएंसी देखो, उनका कंट्रोलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करो, कोऑर्डिनेशन बेटर करो। दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंट्रोलिंग। अब हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।